नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर हेल और आज के इस पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी खौफनाक सच्ची कहानी लेकर आया हूं जो मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने मुझसे कहा कि इस कहानी को सुनाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूं, अगर आपका दिल कमजोर है या आप रात में अकेले हैं तो इस कहानी को सुनने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसने एक पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। एक ऐसी हवेली जहां आज भी रात होते ही गूंजती हैं चीखें और कहा जाता है जो वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई सुनने के लिए जो शायद आज भी कहीं जिंदा है। पंजाब के एक पुराने गांव के किनारे एक विशाल हवेली खड़ी थी। लोग उसे नवाब साहब की हवेली कहते थे। कभी वहां रौनक हुआ करती थी, रोशनी, महफिलें और मेहमानों की भीड़। लेकिन अब वहां सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि हवा की हल्की आवाज भी डर पैदा कर देती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में इंसान नहीं बल्कि जिन्नात रहते हैं। रात होते ही वहां अजीब हलचल शुरू हो जाती थी। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आती और कभी अचानक ऐसी चीख सुनाई देती जिससे गांव के कुत्ते भी रोने लगते। एक दिन शहर से आए 4 दोस्त अयान, फहद, सलीम और जुनैद, उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी तो हंस पड़े। उन्हें लगा ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने तय किया कि रात उसी हवेली में बिताएंगे। गांव वालों ने बहुत रोका। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा वहां जो जाता है वह बदल कर लौटता है या फिर लौटता ही नहीं। लेकिन चारों दोस्तों ने किसी की नहीं सुनी। रात गहराने लगी, आसमान पर काले बादल छा गए। चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के अंदर पहुंचे। दरवाजा धक्का देते ही खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनकी आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं। शुरू में सब सामान्य लगा। उन्होंने हंसते हुए वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन कुछ देर बाद हवा अचानक ठंडी हो गई, ऐसी ठंड जो हड्डियों में उतर जाए। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे कोई चल रहा था। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सलीम ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक लंबा गलियारा और उसके अंत में एक कमरा जिसका दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। जुनैद ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था। लंबे बाल, जमीन तक लटके हुए, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वह आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका चेहरा ऊपर उठा और चारों दोस्त जम गए। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसने बिना मुंह हिलाए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? फहद डर के मारे पीछे हट गया। अयान ने हिम्मत करके कहा, हम बस देखने आए हैं। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा छा गया और फिर वही आवाज, अब और करीब और गहरी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक चारों तरफ से कई आवाजें आने लगीं। हंसी, रोना, चीखें, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। जुनैद चिल्लाया, चलो यहां से निकलते हैं। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी अयान ने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसने झटका दिया, लेकिन पकड़ और मजबूत हो गई। अचानक एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि चारों के कान सुन्न हो गए। दरवाजा अपने आप खुल गया और वे भागते हुए नीचे आए। लेकिन नीचे का हाल और भी डरावना था। हॉल में सैकड़ों परछाइयां घूम रही थीं, दीवारों पर रेंगती हुई आकृतियां और बीच में वही औरत जैसी आकृति। इस बार वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। फहद गिर पड़ा और चीखने लगा, मुझे बचाओ, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। बाकी तीनों किसी तरह बाहर भागे और गांव पहुंचकर बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वाले हवेली में गए तो फहद वहां नहीं मिला, बस उसकी जूती और खून के निशान थे। उस दिन के बाद अयान, सलीम और जुनैद कभी पहले जैसे नहीं रहे। वे अक्सर रात में चिल्लाने लगते, कहते कि कोई उन्हें बुला रहा है, और हवेली आज भी वहीं खड़ी है। रात होते ही वहां से वहीं चीखें गूंजती हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं, जो उस हवेली में गया वह जिन्नात का हो गया, और शायद अगली चीख किसी और के लिए हो हवेली की। उस रात के बाद गांव में खौफ और भी बढ़ गया। अयान, सलीम और जुनैद जिंदा तो लौट आए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब हमेशा डर छाया रहता था। वे किसी से ठीक से बात नहीं करते, बस एक ही बात बार बार कहते,
वो हमें छोड़ेंगे नहीं। गांव के मौलवी को बुलाया गया। उन्होंने तीनों को देखा, कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, इनके साथ कुछ आया है। यह सुनकर गांव में सनसनी फैल गई। मौलवी ने हवेली जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन सलीम की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। रात होते ही वह उठकर दरवाजे की तरफ चलता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात अयान और जुनैद ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सलीम की ताकत अचानक बहुत बढ़ गई। उसने दोनों को धक्का दिया और अंधेरे में बाहर निकल गया। अयान और जुनैद उसके पीछे भागे, लेकिन वह सीधा हवेली की तरफ जा रहा था। जब वे हवेली पहुंचे तो दरवाजा पहले से खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और वही फुसफुसाहट तीनों अंदर गए। इस बार हवेली पहले से ज्यादा जिंदा लग रही थी। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं, जैसे वे सांस ले रही हों। सलीम बिना रुके ऊपर की तरफ बढ़ता गया। अयान और जुनैद डरते हुए उसके पीछे चले। ऊपर वही कमरा था। दरवाजा इस बार पूरी तरह खुला था। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा, कमरे में अब सिर्फ एक आकृति नहीं थी, बल्कि कई साए खड़े थे और बीच में फहद। लेकिन वह अब फहद नहीं था। उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थीं, चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुम वापस आ गए। अयान की सांस रुक गई। उसने कहा, फहद तू जिंदा है। फहद हंसा, लेकिन वह हंसी इंसानी नहीं थी। हम सब जिंदा हैं, अब तुम भी हमारे हो जाओ। अचानक सलीम जमीन पर गिर गया और जोर जोर से कांपने लगा। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगी। कमरे के सारे साए उसके चारों तरफ घूमने लगे, जैसे किसी का स्वागत कर रहे हों। जुनैद डर के मारे चिल्लाया नहीं। उसने अयान का हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन इस बार दरवाजा खुद बंद नहीं हुआ, बल्कि पूरा कमरा जैसे जिंदा हो गया। दीवारें सिकुड़ने लगी, छत नीचे आने लगी। अयान ने आखिरी बार पीछे देखा। फहद और सलीम अब दोनों उन सायों के बीच खड़े थे और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रहे थे। किसी तरह अयान और जुनैद बाहर निकल आए। गांव पहुंचकर वे कई दिनों तक कुछ नहीं बोले। कुछ हफ्तों बाद जुनैद भी अचानक गायब हो गया।